पहली अवधारणाओं में देख चुके हैं, प्लेटो के लिए न्याय राज्य की आत्मा है और इस न्याय की स्थापना के लिए दो साधन प्लेटो के द्वारा स्वीकार किए गए हैं। एक है साम्यवाद और दूसरा साधन है शिक्षा। शिक्षा को प्लेटो सामाजिक न्याय का प्रमुख साधन मानते हैं और उनके द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की मानसिक दुर्बलताओं को दूर किया जा सकता है। यानी शिक्षा मानसिक रोगों का मानसिक उपचार है। व्यक्ति की जो भी दुर्बलताएं हैं वे सब या उसकी जो विकृत प्रवृत्तियां हैं उन्हें अगर नियमित करना है तो उन्हें शिक्षा के माध्यम से नियमित किया जा सकता है। आज हम शिक्षा को एक व्यक्तिगत क्रिया के रूप में देखते हैं, लेकिन प्लेटो ने शिक्षा को एक व्यक्तिगत क्रिया के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक क्रिया के रूप में मान्यता दी है। यानी प्लेटो का यह मानना है कि शिक्षा राज्य के द्वारा राज्य के लिए दी जाती है। यानी शिक्षा का उद्देश्य राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, राज्य में न्याय की स्थापना करना है। प्लेटो ने स्वयं स्वीकार किया है कि एक महान चीज शिक्षा और पोषण है। जिस तरह से पोषण शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाता है, उसी तरह से शिक्षा दिमाग को, मस्तिष्क को हष्ट-पुष्ट बनाती है और दिमाग की जो भी विकृतियां हैं, दिमाग की जो भी कमजोरियां हैं, दिमाग की जो भी दुर्बलताएं हैं, वे सब शिक्षा के माध्यम से दूर की जा सकती हैं। अब हम देखेंगे प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है शिक्षा के द्वारा मानसिक रोगों का उपचार। जैसा भी आपको बताया कि जो भी मानसिक विकृतियां हैं वो शिक्षा के माध्यम से दूर की जा सकती हैं। दूसरा है विद्रोही और अनुशासनहीन जीवन पर रोक लगाना। यानी व्यक्ति का जो भी विद्रोही अनुशासनहीन जीवन है, शिक्षा के माध्यम से उसे अनुशासनबद्ध किया जा सकता है, उसके विद्रोह को खत्म किया जा सकता है। तीसरा उद्देश्य है ज्ञान और सद्गुण के लिए शिक्षा आवश्यक। प्लेटो सद्गुण ज्ञान को मानता है जो कि शिक्षा के द्वारा ही अर्जित की जाती है। यानी कि व्यक्ति की जो आत्मा है उसे वह सद्गुणी बना देना चाहता है। और सद्गुणी व्यक्ति की आत्मा कब बनेगी? जबकि व्यक्ति शिक्षित होगा। यानी शिक्षा आत्मा के लिए एक आध्यात्मिक भोजन है। जिस तरह से हमारे पेट के लिए भोजन आवश्यक है, उसी तरह से आत्मिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। जिस तरह से भौतिक पदार्थों के बिना हम जी नहीं सकते, उसी तरह से जो आत्मा है वो शिक्षा के बिना परिष्कृत नहीं हो पाएगी। और इसीलिए वो कहते हैं कि शिक्षा आत्मचक्षुओं को प्रकाशित करती है और शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति इतना सबल हो जाता है कि वह अंधेरे में भी अपना मार्ग ढूंढ लेता है। चौथा उद्देश्य है शिक्षा सर्वश्रेष्ठ अभिरक्षक और पोषक है। यानी राज्य की अभिरक्षा और राज्य की का जो पोषण है वह शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। अगली बात वो कहते हैं मानव आत्मा के विकास के लिए आवश्यक। यानी मानव की आत्मा के विकास के लिए, उसको आत्मसंयमी बनाने के लिए, उसको विवेक संपन्न बनाने के लिए शिक्षा आवश्यक है। नेक्स्ट उद्देश्य है शिक्षा व्यक्तिगत क्रिया नहीं अपितु सामाजिक क्रिया। जैसे भी आपको बताई थी कि शिक्षा व्यक्तिगत नहीं है, शिक्षा व्यक्ति को व्यक्ति के लिए नहीं राज्य के लिए दी जाती है और अगर उसे शिक्षित किया जाएगा तो वह अपनी स्थिति को समाज में मजबूत कर पाएगा। नेक्स्ट है प्लेटो की शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव। तत्कालीन यूनान में दो नगर राज्य थे, एथेंस और स्पार्टा। दोनों ही नगर राज्यों से प्रभावित होकर प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना अपनाई है। स्पार्टा में जो शिक्षा है वह राज्य के अधीन दी जाती थी और 7 वर्ष की उम्र में राज्य के द्वारा बच्चों को अधिग्रहित कर लिया जाता था। उन्हें सैनिक शिक्षा दी जाती थी और उनकी रुचि के अनुसार उन्हें शिक्षित किया जाता था। एथेंस में शिक्षा परिवार के अधीन थी, राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, लेकिन उसे 3 भागों में बांटा गया था, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। यहाँ पर व्यायाम और संगीत को शिक्षा दी जाती थी। यह शिक्षा बहुत खर्चीली थी। प्लेटो ने दोनों से ही ग्रहण करके अपनी शिक्षा को मान्यता दी है। नेक्स्ट है प्लेटो की शिक्षा की विशेषताएं। पहली विशेषता है प्लेटो की शिक्षा योजना का आधार न्याय सिद्धांत है। जैसे अभी आपको बताया कि न्याय
राज्य की आत्मा है, राज्य का आधार है। और न्याय के साधन के रूप में प्लेटो ने शिक्षा को मान्यता दी है, क्योंकि वो मानते हैं शिक्षित व्यक्ति अपना आत्मिक विकास कर पाएगा। दूसरी विशेषता है राज्य द्वारा अनिवार्य और नियंत्रित शिक्षा, यानी जो शिक्षा है वह राज्य के द्वारा दी जाएगी और यह अनिवार्य होगी, सबको शिक्षा प्राप्त करनी होगी। और आगे हम देखेंगे कि जो उसने स्तर बताए हैं, जैसी जैसी योग्यता है उस हिसाब से व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करेगा और यह शिक्षा राज्य के द्वारा नियंत्रित होगी। नेक्स्ट है संरक्षक वर्ग तक सीमित। जहां साम्यवाद प्लेटो ने केवल संरक्षक वर्ग के लिए किया था, वहां वह शिक्षा को भी केवल अभिभावक वर्ग यानी शासक और सैनिक वर्ग तक ही सीमित रखता है। वह अपने उत्पादक वर्ग के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करता है। नेक्स्ट है स्त्री और पुरुषों के लिए समान शिक्षा, यानी प्लेटो का यह मानना है कि जितना पुरुष योग्य है एक शासक बनने के लिए, एक सैनिक बनने के लिए, उतनी ही एक स्त्री भी योग्य है एक शासक और सैनिक बनने के लिए। अगर स्त्रियों को प्रचुर मात्रा में शिक्षित किया जाएगा तो वे भी अच्छे शासक और सैनिक बन सकती हैं, और इसीलिए स्त्री और पुरुषों के लिए बिल्कुल समान शिक्षा की बात प्लेटो करते हैं। व्यायाम और संगीत का मिश्रण, अपनी शिक्षा में शारीरिक दृष्टि से पुष्टि के लिए व्यायाम और मानसिक शांति के लिए उन्होंने संगीत को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। प्लेटो की शिक्षा का पाठ्यक्रम आयु, वर्ग और बुद्धि पर आधारित है, यानी आगे हम देखेंगे जो सिलेबस उसने निर्धारित किया है आयु, यानी जो प्राथमिक शिक्षा है वो एक निर्धारित आयु तक, जैसे 6 वर्ष तक, और फिर बुद्धि के आधार पर यानी जो विवेक संपन्न है वे ही केवल उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट है शिक्षा का उद्देश्य व्यवसायिक नहीं अपितु आदर्श राज्य की स्थापना करना है, यानी प्लेटो की शिक्षा व्यवसायिक नहीं है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद कोई व्यक्ति अच्छा व्यवसाय ग्रहण करेगा या शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो अपने जीविकोपार्जन में श्रेष्ठ ढंग से अपना जीविकोपार्जन कर पाएगा, बल्कि उसकी शिक्षा राज्य के लिए दी जाती है। प्लेटो की शिक्षा दार्शनिक, यानी प्लेटो की शिक्षा दर्शन को, आदर्श को मान्यता देती है, यह आत्मिक विकास का स्रोत है। तो इस तरह से ये कुछ विशेषताएं हम प्लेटो की शिक्षा में देखते हैं। नेक्स्ट है प्लेटो की शिक्षा का अलग अलग भागों में विवरण। प्लेटो की शिक्षा 3 भागों में बांटी गई है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च। 6 वर्ष तक, फिर 6 से प्लेटो की शिक्षा योजना। प्लेटो की शिक्षा योजना के 2 आधार हैं, पहला अवस्था के आधार पर और दूसरा वर्ग के आधार पर। अवस्था के शिक्षा का कार्यक्रम 2 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा को उसने 3 वर्गों में बांटा है, जन्म से 6 वर्ष तक, 6 से 18 वर्ष तक और फिर 18 से 20 वर्ष तक। इस समय वह साहित्य और संगीत की शिक्षा, बच्चों के नैतिक विकास की शिक्षा, संगीत की शिक्षा, व्यायाम की शिक्षा को मान्यता देता है। उसका यह मानना है कि जन्म होते ही जो बच्चे हैं उन्हें राज्य के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा और फिर राज्य के द्वारा उनके लिए उनके पालन पोषण की, उनकी शिक्षा की, उनके व्यायाम की व्यवस्था की जाएगी। उच्च शिक्षा 20 से 35 वर्ष की अवस्था में यह शिक्षा है और इस जो योग्य होंगे 20 वर्ष तक वही इस शिक्षा को प्राप्त करेंगे। उस शिक्षा के पाठ्यक्रम में उन चीज़ों को उसने चुना है जो मस्तिष्क को विकसित करते हैं, जैसे गणित, ज्योतिष, तर्कशास्त्र। 20 से 30 वर्ष तक उनको शिक्षा दी जाएगी और जब वे एक तरह से शिक्षित हो जाएंगे तो फिर उन्हें लगभग 15 वर्ष तक व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी और इस तरह से प्लेटो की शिक्षा लगभग 50 वर्ष की आयु होने पर पूर्ण होती है। नेक्स्ट है प्लेटो की शिक्षा का मूल्यांकन, यानी इसके गुण और इसके दोष। पहले हम इसके गुण देखेंगे। पहला गुण है उचित आयु में उचित शिक्षा, यानी आयु के आधार पर जो शिक्षा देनी चाहिए वह प्लेटो के द्वारा अपने राज्य के लोगों के लिए निर्धारित की गई है। दूसरा है प्लेटो की शिक्षा का कार्यक्रम सीमित नहीं, संपूर्ण अनुभव तक है, कम नहीं है, बहुत अनुभव तक, बहुत व्यापक शिक्षा की योजना प्लेटो के द्वारा प्रस्तुत की गई है। स्त्री पुरुषों को समान शिक्षा, कोई भेद नहीं करता, लिंग भेद को उसने मान्यता नहीं दी है और दोनों
लिंग के लिए यानी महिला और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा को वह स्वीकार करता है। शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास, यानी कि प्लेटो की शिक्षा शरीर का भी विकास करती है और प्लेटो की शिक्षा मस्तिष्क का भी विकास करती है। इस तरह से ये कुछ गुण हम प्लेटो की शिक्षा योजना में देखते हैं। नेक्स्ट है प्लेटो की शिक्षा की आलोचनाएं। पहली आलोचना है उत्पादक वर्ग की अवहेलना, यानी उत्पादक वर्ग की उपेक्षा अवहेलना उसने की है। तो दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि प्लेटो की यह शिक्षा योजना अप्रजातांत्रिक है। केवल समाज के सीमित वर्ग को, जिसे हम समाज का कुलीन वर्ग कहते हैं, जिसे हम समाज का अभिभावक वर्ग कहते हैं, केवल उसे ही प्लेटो ने शिक्षा दी है। दूसरा है न्याय सिद्धांत असंगत। प्लेटो का न्याय कुशलता की बात करता है, लेकिन यहाँ उत्पादक वर्ग को उसने शिक्षा से वंचित करके उन्हें कुशल नहीं बनाया है। न्याय क्या है कि जो व्यक्ति जो कार्य करे वह सिर्फ अपना कार्य करे और किसी के कार्य में हस्तक्षेप न करे, यानी किसी न किसी कार्य में वो कुशल हो। लेकिन उत्पादक वर्ग को अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो अपने कार्य में कैसे सफल हो पाएंगे, यह प्लेटो बताने में असमर्थ रहा है। प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वह व्यवहारिक है। प्लेटो की शिक्षा में शिक्षा के लिए वर्ग तो निश्चित है, लेकिन कौन किस तरह की शिक्षा प्राप्त कर पाएगा, इसमें प्लेटो एक तरह से विफल रहा है। नेक्स्ट है बहुत लंबी और बहुत खर्चीली शिक्षा। बहुत लंबी है। जोवेट ये मानते हैं कि प्लेटो ऐसा पहला राजनीतिक विचारक है जिसने शिक्षा को आजीवन बना दिया है, यानी 50 वर्ष तक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता रहे, फिर कहीं जाकर वो शासक बने। अगली आलोचना है व्यक्ति को महत्व नहीं, यानी प्लेटो अपनी शिक्षा में व्यक्ति को महत्व नहीं देता। वो कहीं नहीं कहता कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होगा। जैसे आज हम मानते हैं कि जो शिक्षा है वह व्यक्ति को व्यक्तित्व निर्माण के लिए दी जाती है, जबकि प्लेटो ने इस बात को नजरअंदाज किया है, जो कि अनुचित है। रुचि की विविधता पर जोर नहीं। रुचि की विविधता पर कोई जोर प्लेटो का नहीं है, यानी वह बहुत केवल राज्य की दृष्टि से दर्शन, व्यायाम, संगीत यहाँ तक सीमित कर देता है, जो कि सही नहीं है। सिद्धांतवादी और सर्वाधिकारवादी, यानी वह सर्वाधिकारवादी, या हम दूसरे रूप में कहें वह हमें तानाशाह दिखाई देता है। अपनी शिक्षा को उसने नागरिकों पर थोपने का प्रयास किया है। उसने यह नहीं माना है कि व्यक्ति अपनी रुचि के हिसाब से शिक्षा प्राप्त करे। नेक्स्ट है अधूरी शिक्षा। कुछ आलोचक इस शिक्षा को अधूरी भी मानते हैं और वो यह मानते हैं कि केवल प्लेटो ने विवेक पर बल दिया है, उसने भावना पर बल नहीं दिया है, जबकि विवेक और भावना दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जहाँ गणित और द्वंद्व की आवश्यकता है, वहाँ साहित्य और मनोरंजन की भी जरूरत है। यानी प्लेटो की शिक्षा दार्शनिक राजा तो बनाती है, लेकिन प्लेटो की शिक्षा व्यक्ति को क्रियाशील नहीं बनाती है। तो इस तरह से निष्कर्षात्मक रूप में हम इन आधारों पर प्लेटो की शिक्षा को नामंजूर कर सकते हैं। धन्यवाद।